हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चों, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम गाइडेंस पढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस में बच्चों निर्देशन में हमने जाना है कि निर्देशनदाता के द्वारा दिया जाने वाला एक सहायता है जो कि किसी भी समस्या का समाधान करने में जिसे समस्या है उस व्यक्ति की मदद करता है। तो इसके लिए वह कई प्रविधियों का प्रयोग करता है। तो उसी प्रविधि के को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों इस क्लास में, जो कि साक्षात्कार प्रविधि है। तो साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा जो निर्देशनदाता है वह समस्या से संबंधित सभी तथ्यों को एवं सूचनाओं को व्यक्ति से प्राप्त करता है और उन तथ्यों एवं सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद वह किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो साक्षात्कार प्रविधि क्या है बच्चों? साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा निर्देशनदाता जिस व्यक्ति को समस्या है या जिसे निर्देशन प्रदान करना है, या हम कह सकते हैं कि साक्षात्कारदाता से उसके अंदर काल्पनिक रूप में उसके मन में प्रविष्ट करके उसके अंदर आंतरिक जो भी सच्चाई है, जो भी उसके विचार है, जो भी उसकी आंतरिक भावनाएं हैं, उन सभी चीजों को वो बाहर निकाल करके लाता है और किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो जो भी परिणाम निकलते हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के सहारे वह समस्या के समाधान में उस व्यक्ति की मदद करता है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि साक्षात प्रविधि के कौन कौन से गुण होते हैं, साक्षात प्रविधि के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो चाहे आप लाभ भी कह सकते हैं बच्चों और इसको आप गुण भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि साक्षात प्रविधि के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है बच्चों कि गहन अध्ययन संभव। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा किसी भी विषय का अध्ययन बहुत गहनता से किया जा सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि साक्षात्कार प्रविधि जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध दर्शाती है और इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों ही आपस में आमने सामने बैठ करके एक प्रश्न साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की श्रृंखला साक्षात्कारदाता के सामने प्रेषित करता है और साक्षात्कारदाता वह उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके साक्षात्कारकर्ता को संतुष्ट करता है और इस तरह से वह तथ्यों को और सूचनाओं को प्राप्त करने में सफल होता है। तो जब चूंकि इसमें जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि इसको हम इंटरव्यू कहते हैं कि अंदर की चीजों को बाहर लाना। व्यू मतलब देखना और इंटर मतलब अंदर। तो अंदर की चीजों को बाहर देखना मतलब क्या है कि जो भी चीजें अंदर छुपी हुई है, जो भी चीजें, जो भी जानकारी, जो भी सूचनाएं, जो भी तथ्य व्यक्ति के अंदर छुपी हुई है, साक्षात्कारदाता के अंदर छुपी हुई है, तो कहीं न कहीं साक्षात्कारकर्ता ये कोशिश करता है कि साक्षात्कार के द्वारा वो सारी जानकारियां जो कि वह संकोचवश साक्षात्कारदाता नहीं बता रहा है, उसे किसी न किसी तरह से उसके अंदर से निकलवाए। तो इसमें गहन अध्ययन संभव होता है। फिर बच्चों दूसरा, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो घटनाएं दिखाई नहीं देती हैं उन घटनाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है और व्यक्ति से जो आंतरिक चीजें हैं, जैसे उसकी भावनाएं, उसके विचार, उनकी संवेदनाएं, उन सभी चीजों का भी अध्ययन इसमें संभव है। तो अमूर्त घटनाओं का अध्ययन इसमें संभव होता है। फिर है बच्चों गोपनीय तथ्यों घटनाओं का अध्ययन। गोपनीय तथ्य, जो भी चीजें गोपनीय हैं, छुपी हुई हैं, जो साक्षात्कारदाता के मन के अंदर
छुपी हुई चीजें हैं, छुपी हुई जानकारी है, छुपी हुई सूचनाएं हैं, तो उन्हीं सभी गोपनीय तथ्यों को तथा जो भी चीजें घटनाएं गोपनीय हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, जो छुपी हुई हैं, उन सभी को सामने लाने का कार्य साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर है बच्चों अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत मतलब भूत, जो भी चीजें, जो भी घटनाएं भूत में हो चुकी हैं, पहले घटित हो चुकी हैं, उन सभी पक्षों का अध्ययन हम साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। फिर है बच्चों वस्तुनिष्ठ अध्ययन। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब होता है बच्चों कि इसमें साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। अब वस्तुनिष्ठ अध्ययन, इसके द्वारा हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते हैं जब हम संरचित साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें साक्षात्कार, अनुसूची और निर्धारण मापन आदि से प्राप्त जो भी, जब हम उसमें निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं, तो जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं निर्धारण मापनी के द्वारा तथा अनुसूची के द्वारा, जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं बच्चों, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। फिर नेक्स्ट है बहुपक्षीय अध्ययन। देखिए इसमें साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें समस्या से संबंधित, समस्या का तो गहन अध्ययन किया ही जाता है, साथ में समस्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि वह समस्या का अध्ययन ही नहीं, बल्कि समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है तथा समस्या का कारण जानने के बाद, उसका निदान जानने के बाद उसका उपचार भी, इसमें उपचार करने की भी कोशिश की जाती है। मतलब इसमें ये कोशिश की जाती है कि उन कारणों का समाधान भी किया जा सके। फिर है मैत्रीपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण संबंधों का लाभ। इसमें कोशिश करता है साक्षात्कारकर्ता कि वह एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, ऐसा वातावरण क्रिएट करे जिससे कि साक्षात्कारदाता के साथ उसका संबंध मधुर रहे। और क्योंकि अगर संबंध साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के बीच में अगर मधुर संबंध बन जाते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं, दोस्ती टाइप चीजें आ जाती हैं, तो साक्षात्कारदाता निसंकोच होकर के सभी जानकारियां, सभी सूचनाओं को, सभी तथ्यों को साक्षात्कारकर्ता के सामने प्रेषित कर देता है। तो साक्षात्कारकर्ता का ये कोशिश रहती है कि वह जिस एटमॉस्फेयर में साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग कर रहा है, तो वह वातावरण वह मैत्रीपूर्ण रखे और मधुर रखे। फिर है नैदानिक अध्ययनों में सहायक। यह साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा मैंने आपको जब पढ़ाया था कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो साक्षात्कार उद्देश्यों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि नैदानिक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधान साक्षात्कार। तो बच्चों जो नैदानिक साक्षात्कार है, तो नैदानिक साक्षात्कार का मतलब क्या है कि जो भी समस्याएं हैं उनके कारणों का पता लगाना। और नैदानिक साक्षात्कार तभी दिए जाते हैं बच्चों जब कोई सामाजिक घटना हो या फिर कोई मानसिक रोगी से संबंधित समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, तो ऐसे में नैदानिक साक्षात्कार दिए जाते हैं। जैसे कि सामाजिक में आ गया कि जैसे घूसखोरी है और बेकारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, तो इन सब समस्याओं, इन सभी सामाजिक समस्याओं के लिए नैदानिक साक्षात्कार का यूज किया जाता है। और जैसे विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, हिस्टीरिया है या डिप्रेशन है, इस तरह के जो भी मानसिक रोग है, उन सभी को निवारण के लिए नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग ज्यादातर मनोचिकित्सक तथा चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फिर बच्चों निरीक्षणों एवं
बच्चों के अध्ययन में उपयोगी साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा हम किसी भी निरक्षर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकते हैं तथा यह बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल प्रश्नों के माध्यम से किसी भी साक्षात्कारदाता का इंटरव्यू ले करके उससे संबंधित उसकी समस्या से संबंधित सभी जानकारी, सभी सूचनाएं, सभी तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर है निरीक्षण एवं अवलोकन का समावेश। इसमें निरीक्षण और अवलोकन का समावेश होता है, मतलब कहीं न कहीं साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछते हुए वो सारी भाव भंगिमाओं को, साक्षात्कारदाता की भाव भंगिमाओं को देखता है, उसको समझता है, उसके एक्सप्रेशन से उसकी वो जो भी तथ्य एवं सूचनाएं प्रदान कर रहा है वो सही है कि नहीं सही है, इन सब का पता वो लगा सकता है क्योंकि चूंकि वो सामने बैठा हुआ है, उसके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, उसके फेस रीडिंग आप कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से साक्षात्कारदाता भी साक्षात्कारकर्ता के सामने चूंकि बैठता है तो वह समझता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इनके द्वारा कौन सा पूछा जा सकता है या किस तरह के उत्तर से ये प्रसन्न होते हैं या किस तरह से कौन से उत्तर इनको संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो एक्सप्रेशन से पता लगता रहता है, तो वह ये कोशिश करता है साक्षात्कारदाता कि वह साक्षात्कारकर्ता के मन माफिक ही आंसर्स दे। तो इसमें इसका थोड़ा सा लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो पता ही नहीं है कि साक्षात्कारदाता के मन में क्या है और ना ही पता रहता है कि साक्षात्कारकर्ता के मन में क्या है। ठीक है। फिर है बच्चों विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी। यह केवल कुछ ही समस्याओं के समाधान में उपयोगी नहीं है, विभिन्न प्रकार के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं तो विभिन्न प्रकार के उससे संबंधित साक्षात्कार भी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, कई प्रकार उसके बताए थे, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, संरचित, असंरचित, अर्ध संरचित और आपका अल्पकालिक, दीर्घकालिक, ठीक है ना, और सामूहिक, व्यक्तिगत। तो इस तरह से नैदानिक, उपचारात्मक, अनुसंधान, औपचारिक, अनौपचारिक साक्षात्कार, तो जैसा विषय होता है बच्चों उसी के अनुसार साक्षात्कार का योजना बनाई जाती है। फिर है अध्ययन में लचीलापन। साक्षात्कार प्रविधि एक लचीली साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा कुछ भी, अगर हम अनियंत्रित और अनिर्देशित साक्षात्कार की बात करें तो इसमें साक्षात्कारकर्ता पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। वह किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार से साक्षात्कारदाता से प्रश्नों को पूछ सकता है। वह अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार हर तरह के प्रश्न साक्षात्कारदाता के सामने प्रेषित कर सकता है। कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ना ही कोई समय का बंधन होता है, ना ही कोई स्थान का बंधन होता है और ना ही कोई अवधि का बंधन होता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र रह करके साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करता है। ठीक है। विश्वसनीय एवं वैध परिणाम। इससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं बच्चों वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीजें साक्षात्कारदाता से जो भी सूचनाएं एवं तथ्य प्रदान करता है, तो चूंकि वो आमने सामने बैठकर की दोनों एक दूसरे को समझते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत करते हैं, तो इससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय और वैध होते हैं। फिर सत्यापन संभव। देखिए जो भी चीजें साक्षात्कारदाता के साक्षात्कार प्रविधि के दौरान जो भी साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है या साक्षात्कारदाता उनका उत्तर देता है, तो वो सारी चीजें किसी न किसी उपकरण के द्वारा, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो ग्रामोफोन हो, किसी न किसी उपकरण के द्वारा साक्षात्कारकर्ता उन सभी साक्षात्कार में जो भी बातचीत हो रही है उन सभी को कहीं न कहीं रिकॉर्ड करता रहता है। और अगर कोई चीज उसके दिमाग से विस्मृत हो जाती है तो उसके सत्यापन के लिए वह पुनः उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकता है या पुनः फिर से वो साक्षात्कार ऑर्गेनाइज करके बातचीत
कर सकता है, तो इसमें ये भी गुण है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने इन सारे पॉइंट से ये समझा कि साक्षात्कार प्रवृत्ति के कौन कौन से गुण होते हैं तथा साक्षात्कार प्रवृत्ति के कौन कौन से लाभ होते हैं। आज की क्लास में